प्यारे बच्चों, आज मैं एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ जो सामाजिक हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं उनको दर्शा रहा है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है, लड़कियों की स्थिति है, उसके विषय में कवि ऋतुराज अवगत करा रहे हैं। कवि ऋतुराज की मैं बात करूं, उनका जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ था और उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए किया और 40 वर्ष तक अंग्रेज़ी साहित्य के अध्यापन के बाद सेवानिवृत्ति ली और वे आजकल जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक के 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। कवि ऋतुराज की यदि मैं बात करूं, तो उन्होंने अपने लेखन में उन लोगों को आधार बनाया जो समाज में उपेक्षित हैं, जो कहते हैं कि समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को व्यक्त किया। हाशिया होता है मार्जिन, मतलब जिन्हें समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। और यदि मैं कहूँ कि उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव हैं, अर्थात यथार्थ है, सच्चाई है, तो आसपास जो भी रोज़मर्रा में घटित घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं जो सामाजिक कुरीतियां हैं, शोषण हैं, उन्होंने उन्हें अपना आधार बनाया। और यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो मैं बात कर रही थी बेटा कि उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर कविताएं लिखी, रचनाएं लिखी। तो जैसे अभी हम हाथरस की घटना की बात करें, जो कि हमारे समाज पर, हम पर एक बहुत बड़ा कलंक है। इसका मतलब क्या है कि बेटियां जो हैं वो समाज में सुरक्षित नहीं हैं, है ना। तो उनकी सुरक्षा के लिए माता पिता और जो संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे वो लड़कियां अपनी आत्मरक्षा के लिए स्वयं को तैयार कर सकें, है ना। उन्हें कुछ ऐसे गुर, उन्हें कुछ ऐसे हुनर सिखाए जाएं कि यदि वे अपने आप को कभी मुसीबत में घिरा पाएँ तो उसका डट कर विरोध करें और उस मुसीबत से निकलें, है ना। तो ये समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है, ये बहुत समय से ऐसी चल रही है, ये आज वर्तमान की बात नहीं है ना। तो ये जो प्रस्तुत कविता कन्यादान है, इस कविता के माध्यम से ऋतुराज ने यह बताने का प्रयास किया है कि समाज की जो कुरीतियां हैं, जो मान्यताएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें शोषण का शिकार होना पड़ता है ना। एक बेटी जो लाड प्यार से पली हुई जब ससुराल पक्ष में जाती है, ससुराल जाती है, तो उससे बहुत सारी अपेक्षाएं की जाती हैं, उसे उसके कर्तव्य याद दिलवाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक माँ के माध्यम से कवि ऋतुराज जी ने सचेत किया है कि एक लड़की अपने कर्तव्य निभाए, क्योंकि वो कर्तव्य उसको निभाने हैं, वो उसकी जिम्मेदारी है, पर वो अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत और सजग रहे। यदि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि उसके साथ दुराचार हो रहा है, उसके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो वो उसका डटकर विरोध करे। वहाँ पर वो कोमलांगी ना बनकर एक सचेत और सजग स्त्री के रूप में उभर कर सामने आए। प्रस्तुत कविता कन्यादान, जिसका जो शीर्षक है वो एक वाद विवाद का विषय भी बन सकता है कि जो कन्या है, क्या उसके साथ दान शब्द उचित है। तो इसके 2 पक्ष हैं। जो हमारी सनातन संस्कृति है, उसके अनुसार कन्यादान श्रेष्ठ दान माना गया है। क्यों? क्योंकि दान वही श्रेष्ठ होता है जो दानी बड़े मन से करे और जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो।
तो जब माता पिता अपनी एक सुसंस्कारी पुत्री को वर पक्ष को सौंपते हैं तो वो अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है और उन्हें लगता है कि उन्होंने कन्यादान का पुण्य कमा लिया। ठीक है, तो अब अगर बात की जाए तो जो भी दान किया जाता है तो दान देने के बाद उस पर कोई अधिकार नहीं रहता। ठीक है, लेकिन कन्यादान हो गया तो कन्या तो अपने मायके से भी जुड़ी रहती है, उसके सुख दुख में साथ देती है ना, हर कदम पर संबल बनकर खड़ी हो जाती है। और अगर हम दान की बात करें तो जो भी दान दिया जाता है दान वस्तुओं का होता है, और जो दान दे दिया जाता है फिर उस पर कोई अधिकार नहीं रहता दान करने वाले का, है ना। तो कहते हैं कन्या कोई वस्तु थोड़ी है जिसे दान में दे दिया। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कन्यादान जो शब्द है ये दो अर्थों में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से एक माँ अपनी बेटी को विवाह के समय जो सीख दे रही है वो सीख यूँ कह सकते हैं कि आदर्श के विरुद्ध है। हाँ, जो हम पुराने समय में माएँ होती थी क्या कहती थी, ससुराल ही तुम्हारा घर है, वहीं पर तुम्हारा मरना जीना है ना, तुम्हें हर सुख दुख में वहीं रहना है, तुम्हें ससुराल के पक्ष की सेवा करनी है, तुम्हें अपने सारे कर्तव्य निभाने हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो एक सचेत और सजग माँ है वो जो सीख दे रही है वो कुछ अलग है। शायद ये हो सकता है कि वो उसके अपने अनुभवों पर आधारित हो सकता है उसने जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया हो तो उन परिस्थितियों से डर कर उसके मन में यह भाव हो कि मेरी पुत्री को वह सब सामना ना करना पड़े, तो इसलिए वह अपनी बेटी को सचेत करना चाहती हो, है ना। और इस कविता के माध्यम से यह भी बताया है कि जो माँ है उसे अपनी पुत्री अंतिम पूंजी जैसी लग रही है। वो कैसे लग रही है मैं आपको बताती हूँ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक यानी कि जो प्रमाण पर आधारित हो। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, उसे दुख हो रहा था। क्यों? क्योंकि अब उसकी बेटी ससुराल में जा रही थी, उसकी बेटी उससे अलग हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि जीवन भर की उसकी पूंजी अब उससे कोई लेकर जा रहा है, अब उसका अपनी बेटी पर कोई अधिकार नहीं है, तो इसलिए वह बड़ी दुखी थी। ठीक है, लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लड़की अभी सयानी नहीं थी, सयानी यानी कि उसे दुनियादारी की अभी समझ नहीं थी। तो ये सयानी शब्द भोली सरल ये विशेषण हो सकते हैं, है ना। वह इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। सुख का आभास इसलिए होता था क्योंकि उसे अपने माँ बाप के घर में, अपने माता पिता के घर में हमेशा ही लाड प्यार मिला था, है ना। तो उसे केवल सुख का अनुभव था, उसे नहीं पता था कि जीवन में दुखों का भी सामना करना पड़ता है। उसे दुख बाँचना नहीं आता था। बाँचना यानी पढ़ना, है ना। जैसे कहते हैं उसे तो चिट्ठी बाँचनी भी नहीं आती, अर्थात चिट्ठी पढ़नी भी नहीं आती, अर्थात निरक्षर है। तो यहाँ पर उसे दुख बाँचना नहीं आता था, अर्थात उसे दुख को समझना नहीं आता था। क्यों? शायद उसने कभी दुखों का सामना ही नहीं किया था अपने माता पिता के घर में, है ना। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब प्रकाश जीवन में प्रतीक है आशा का, उम्मीद का, अंधेरा प्रतीक है निराशा का। ऐसे ही लयबद्ध पंक्तियाँ प्रतीक हैं जीवन में हमारे सुखमय दिनों की। तो उसे यहाँ पर कहने का अभिप्राय क्या है कि उसे केवल सुखों की समझ थी। उसे लगता था कि उसका जीवन बहुत सुंदर होगा, उसमें सुख ही सुख होंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो उसकी कल्पना का जो लोक था उसमें केवल सुख और खुशियाँ ही थी, दुख का कहीं पर कोई स्थान नहीं था। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना माने मोहित होना, क्योंकि हमारे समाज में क्या कहा जाता है, लड़की सुंदर होनी चाहिए, लड़की गोरी चिट्टी होनी चाहिए, सुंदर नैन नक्श, यानी कि एक बहू केवल सुंदर ही होनी चाहिए, है ना। अब जो बाई चांस सांवला है, बाई चांस वो सुंदर नहीं है,
तो क्या उसको समाज में सम्मान पाने का अधिकार नहीं है, है ना। तो माँ ने कहा कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत होना, उस पर मोहित मत होना। क्यों? क्योंकि ये जो रूप सौंदर्य हैं ये भी कई बार स्त्री के दुश्मन बन जाते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने, कवि ऋतुराज ने समाज की एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की है जहाँ पर स्त्रियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो समाज में एक डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा है ना, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने कर्तव्य को बखूबी निभाओ, लेकिन आत्मदाह मत करना। अर्थात अगर विपरीत परिस्थितियां हों, तुम्हें लगे ससुराल पक्ष तुम पर अत्याचार कर रहा है, दुराचार कर रहा है, तो तुमने उस आग में जलना नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा करनी है, अपनी रक्षा करनी है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो ससुराल पक्ष द्वारा जो गहने कपड़े दिए जाते हैं वो एक तरह से हमें बंधन में बांधते हैं। वो भ्रम है, जैसे इल्यूज़न है, वो एक माया जाल है जिसमें वो बहुओं को बांधकर भ्रमित करते हैं। तो तुम्हें उस लोभ में, उस लालच में नहीं पड़ना है, अर्थात वस्त्र और आभूषण के भ्रम में पड़कर अपने व्यक्तित्व को नहीं खो बैठना है, अर्थात अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। वही बात कि लड़की तो तुम हो, जो प्रकृति ने जो लड़के और लड़की में अंतर किया है उसके हिसाब से तो तुम लड़की हो, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात कोमल होकर किसी भी अत्याचार अनाचार को मत सहना। जब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में ना हो, विपरीत हो, तो उनका डटकर सामना करना। कहने का अभिप्राय क्या है? अपने कर्तव्य को निभाते हुए, भली भांति निभाते हुए, अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत रहना। और जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जो समाज में स्त्रियों के लिए जो अनर्गल बंधन बना दिए जाते हैं, उनका तुमने डटकर विरोध करना है। तो बच्चों, मैं आशा कर रही हूँ ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके बारे में मैं एक और बात बता दूँ, जैसा कि ऋतुराज जो हैं आधुनिक काल के कवि हैं, तो यहाँ पर खड़ी बोली का प्रयोग है और कविता में कहीं कहीं तत्सम शब्द हैं और मुक्त छंद की कविता है, बहुत सुंदर भावों में पिरोई गई है, शिल्प बंधन को ना मानती हुई। हाँ, कुछ उदाहरण भी लिए हैं, जैसे इसमें आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है, है ना। तो इस तरह से एक छोटी सी कविता में कवि ने अपने भावों के माध्यम से गागर में सागर भर दिया है। तो अगर आपको इस कविता से संबंधी कोई भी शंका हो तो उसका समाधान मैं निश्चित रूप से करूँगी। धन्यवाद।